हेलो बच्चों, कक्षा को प्रारंभ करते हैं भाई। आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पार्ट 1 कवर करेंगे तेजस मार्क 2 के लिए। तेजस मार्क 2 मतलब कि जेईई एडवांस के लिए ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज है, जिसको कि आपने ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे और आप आज इस लेक्चर को भी आप फॉलो करो। सारे जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं जेईई एडवांस में वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, और ऑलरेडी जो भी आपने अभी तक देखा है उसमें भी आपने उनको फॉलो किया होगा बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो कोशिश ये रहे कि आप पहले खुद ट्राई करें क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आप देखें सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि बीच में पॉज कर लेना आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई पीवाईक्यू सीरीज। आपको मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दे देता हूं कि कितने क्वेश्चंस किस ईयर में आए हैं ऑलमोस्ट। तो वैसे 2009 के भी कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, लेकिन मैं 2010 से 2023 तक का आपको यहाँ पर ब्यौरा देने का प्रयास करूंगा। तो 2010 में 3 सवाल हैं। उसके बाद देखो, अगर ये जीरो दिख भी रहा है ना, तो इसका मतलब जीरो नहीं मानना है इसे हमें। जीरो बहुत बड़ा हीरो होता है भाई। तो जीरो दिख रहा है, लेकिन क्या होता है कि कई बार बहुत सारे टॉपिक्स क्लब होके आते हैं, है ना। हो सकता है किसी और टॉपिक्स के साथ क्लब होके आपको ये जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर है वो दिख जाएगा बिल्कुल। और देखो, आप कंटिन्यूअसली हर साल जो है दो तीन, है ना। एक भी किसी साल में दिखेगा। तो आए हुए हैं क्वेश्चन से कुछ इस तरीके से, ये ब्यौरा है। कॉम्प्रहेंशन भी आया है, मैथ दी कॉलम आई हुई है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कक्षा को। और टोटल 29 क्वेश्चंस हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ब्यौरा है। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर उनको भी काउंट कर लेते तो 29 आंकड़ा जो है रुकेगा नहीं यहाँ पर। ये एटलीस्ट मान के जो 35 टू 40 क्वेश्चंस आप मान सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि कंसीडर द क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव वाला ऑक्टेंट। ठीक है, विथ साइड्स ओपी ओक्यू ओ आर ऑफ लेंथ 1, मतलब कि साइड लेंथ उसका क्यूब का उसने दे दिया है हमें कि वो कितना है, 1 लेंथ का है। अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब कि ओपी ओक्यू और ओ आर जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग ये तीनों साइड्स है। ठीक है, वेयर ओ इज ओरिजिन, है ना। ओ तो भाई वो कन्वेंशन है बिल्कुल, आप मान के चलो। ठीक है कि भाई, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, आप ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, तो ओ जो है वो ओरिजिन है। उसके वाला है लेट एस। एस जो है दिया हुआ है 1/2 1/2 1/2 विद द सेंटर ऑफ द क्यूब। जो क्यूब है उसका सेंटर है ना। और टी विद द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब ऑपोजिट टू द ओरिजिन ओ, सच दैट एस लाइज ऑन द डायगोनल ओ टी। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे पास पिक्चर क्लियर हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि कहानी कुछ ऐसी है कि ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, तीनों एक्सीस मान लेते हैं। ठीक है, और ये x मानूंगा मैं, ये y मानेंगे और ये z मानेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो क्यूब है कुछ इस तरीके से, ये क्यूब बन रहा है इस तरीके से, है ना। सुंदर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आप मान लेना भैया ना कि सुंदर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्यूब है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो उसने कहा है कि जो ओ पी है दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट जरूर पी रहा होगा भाई। ठीक है, ओ क्यू वाई के अलोंग है, यानी कि दिस पॉइंट इज क्यू। और ओ आर यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा आपका आर। ठीक है, ओ उसने ओरिजिन बोला ही है, यानी कि दिस पॉइंट इज ओ, 0 0 0 इज द ओरिजिन एंड लेट एस इज द सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब जो सेंटर है क्यूब का वो जो है एस है। अब सेंटर को कैसे देखा जाए, आप मान लो कि ये मिड पॉइंट जो है बेसिकली ये हमारा एस पॉइंट है ना। मतलब कि जो बॉडी डायगोनल होगा उसका मिड पॉइंट जो है वो होगा सेंटर। ठीक है, तो ये जो है ये एस पॉइंट हमें गिवन है कि ये कितना है, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, टी बी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब ऑपोजिट टू द ओरिजिन ओ। ये ओरिजिन ओ है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उसको हम टी बोल देते हैं। ठीक है, ओरिजिन ओ सच दैट एस लाइज ऑन द डायगोनल ओटी। ओटी डायगोनल पर लाई करने वाला पॉइंट एस होना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है होगा भी हो। आप कोई भी बॉडी डायगोनल बना लो उस पर तो ये पॉइंट आएगा ही आएगा। ठीक है, इफ P इज इक्वल टू एस पी, Q इज इक्वल टू एस क्यू एंड R इज इक्वल टू एस आर है, तो मैं एस पी एस क्यू और एस आर को एक बार थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं अगर मैं, तो एस और पी को अगर ज्वाइन करते हैं तो दिस वेक्टर एस पी, यानी कि ये हमें गिवन है कि ये पी है। ठीक है, उसके बाद एस क्यू की बात करें तो इस एस को अगर इससे ज्वाइन कर देता हूं तो दिस वेक्टर इज क्यू वेक्टर एंड एस आर जो वेक्टर होगा वो आर वेक्टर होगा, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यूज निकालना। टी भी उसने बोल रखा है एस टी है, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको टी सॉरी एक सेकंड, तो कुछ इस तरीके से अगर मान ले तो देखो
एस को मैं जब टी से ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये वाला है ना, जो ये वाला वेक्टर है ये टी है, मतलब फील कर लेना आप, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अभी तो खिचड़ी पक गई है बट हम लोग कर लेंगे, सारे पॉइंट्स बेसिकली निकाल लेंगे। सारे पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, देखो उसने 1 यूनिट लेंथ का हमें क्यूब दे रखा है। अगर 1 यूनिट लेंथ का क्यूब है, ये पॉइंट एक्स एक्सीस पर है, तो क्या ये 1,0,0 नहीं होगा? क्या ये पॉइंट वाई एक्सीस पर होने के कारण, ये क्या होगा भाई, 0,1,0, और सेम में ये पॉइंट हो जाएगा 0,0,1। कुछ इस तरीके से तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे। सेम में टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या 1,1,1 नहीं होगा क्या? ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा और सारे पॉइंट्स बेसिकली आ गए हैं। एस पॉइंट तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, हम लोग ये सारे वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जो पी वेक्टर है, कि ये पी वेक्टर क्या बोला है उसने, पी इज एस पी, मतलब कि पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस एस के कोऑर्डिनेट, भाई फाइनल माइनस इनिशियल तो होता है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, किधर है भाई, हाँ ये है 1,0,0 को जब आप एस में से माइनस करोगे, यानी कि 1/2 में से माइनस करोगे, तो आपको मिल जाएगा पी वेक्टर। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 1/2, आई कैप आएगा, कॉमा मैं अभी आई कैप जे कैप नहीं लगा रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर ट्रिपलेट पे लिख दूंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ये वेक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, -0 माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर आएगा -1/2, के कैप भी आ जाएगा 0 माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका पी वेक्टर। और इसको फाइनली मैं माइनस करके लिख देता हूँ, तो 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद फिर Q अगर निकालेंगे तो Q जो है एस क्यू है, यानी कि Q माइनस एस करूंगा, Q माइनस एस करेंगे, देखो अब देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एस क्यू के लिए यहाँ पर -1/2, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर -1/2 आ जाएगा। सेम में मैं आर वेक्टर निकालना है, तो आर वेक्टर के लिए हो जाएगा ये -1/2 एंड 1/2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम वे में फिर एस टी निकालेंगे, तो टी तो 1/2 है, इसमें से अगर सॉरी टी जो है 1/1 है, उसको 1/2 में से माइनस करोगे तो 1/2 बचेगा, यानी कि जो टी वेक्टर है ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 1/2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों चारों वेक्टर्स बेसिकली हमारे पास आ गए हैं। अब उसने बोला है कि इसका वैल्यू बता देन द वैल्यू ऑफ पी क्रॉस क्यू का क्रॉस विथ आर क्रॉस टी क्या होगा ये बताना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के इसको सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा ना, थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। तो पी क्रॉस क्यू, पी का क्रॉस विथ क्यू, ये पूरे का क्रॉस विथ आर क्रॉस टी है, आर क्रॉस टी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इस पूरे का मॉडुलस निकालना है। खैर मॉडुलस तो बाद में निकाल लेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो उसको पॉजिटिव लिख देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसको मैं u वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं सबसे पहले। तो इसको u मानने के बाद u देखो है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा भाई, u का क्रॉस विथ r क्रॉस t लिखा हुआ है, यानी कि u का डॉट विथ t आएगा, दूर वालों का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय बचा हुआ वेक्टर माइनस पास वालों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि u का डॉट विथ r एंड इनटू t वेक्टर आ जाएगा बचा हुआ वेक्टर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका वैल्यू। उसके साथ साथ u का डॉट विथ t, जो u का डॉट विथ t होगा, u है क्या, u है p क्रॉस q का डॉट विथ t अगर लेंगे तो क्या ये pq t का बॉक्स प्रोडक्ट नहीं लिखा क्या? बिल्कुल लिखा है, माइनस u डॉट r अगर देखेंगे तो p क्रॉस q का डॉट विथ r, यानी कि बॉक्स ऑफ pqt हो जाएगा ना, सॉरी pqr हो जाए, इस बार pqt ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर pq, ये बार बार tq पिक्चर में आ रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा pqr का बॉक्स प्रोडक्ट और इनटू है टी वेक्टर, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, आप इनकी सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इनकी सबकी वैल्यूज में यहाँ पर निकाल लेता हूँ, तो pqt बॉक्स ऑफ pq t का जो बॉक्स होगा, pq और t के कंपोनेंट्स को मैं अरेंज कर दूंगा डिटर्मिनेंट में। तो p है 1/2 -1/2 -1/2 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2
माइनस 1/2 माइनस 1/2 कुछ इस तरीके से। Q जो है वो है माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2 1/2 एंड माइनस 1/2, और जो T है वो 1/2 1/2 1/2 है। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, खैर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं प्रॉपर, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से 1/2 हर एक रो से कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8 बाहर आ जाएगा, और बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1 1 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस इसको ओपन कर लेता हूँ मैं अब डायरेक्टली, तो जब इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे तो आएगा 1/8 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, है ना, तो 2 हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो -1 एंड +1, तो कैंसिल आउट, -1 के करस्पॉन्डिंग -1 एंड -1 -2 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर +2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये पी क्यू टी का वैल्यू है, और पी क्यू टी के बाद हम पी क्यू आर का भी वैल्यू निकालेंगे, तो पी क्यू एंड आर का वैल्यू बॉक्स ऑफ दिस, है ना। तो देखो बिल्कुल सिमिलर केस आएगा, सिर्फ लास्ट रो चेंज होगी, पी क्यू तो सेम ही है, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, फिर यहाँ पर आएगा -1/2 1/2 एंड -1/2, और लास्ट रो के लिए हमको R सिलेक्ट करना है, तो R है -1/2 -1/2 -1/2 एंड 1/2 है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ से भी हम लोग 1/2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाय, और अब डायरेक्टली ओपन भी कर देता हूँ मैं, अज्यूम करके कि यहाँ पर 1 है, -1 है, -1 है, इधर -1 1 -1 -1 -1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ है 1, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अच्छा एक बात है कि चेंज देखो हुआ क्या है, यहाँ पर माइनस आ गया यहाँ पर, है ना, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर ही लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड -1, ठीक है, 1 एंड -1 हो जाएगा, ख़त्म, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड -1, ठीक है, तो -2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड +1, 1 + 1 हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये -2 आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हालांकि 0 नहीं होना चाहिए, देखो कुछ गड़बड़ की है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/2 की पावर 3 जो है ये आएगा, यहाँ पर 1 है, 1 एंड -1, ये तो खैर 0 हो जाएगा, सही है। उसके बाद फिर -1 लिखा हुआ है यहाँ पर, और -1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आएगा -1 एंड ये भी -1, तो -2 होगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी है, और नहीं, तो ये माइनस नेगेटिव आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव आएगा ये, और हाँ ये तो खैर करेक्ट लिखा है, फिर तो ये एक्चुअली -1/2 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 1/2, बस दोनों की वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू टी का जो वैल्यू है वो 1/2 टाइम्स है, तो यानी कि ये हो जाएगा R, एंड ये माइनस माइनस प्लस करके हम लिख दूँ R + T एंड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा ये, है ना। इसका हमको पूरे का क्या चाहिए था भाई, इसके पूरे का मॉड्यूलस चाहिए हमें, तो मॉड्यूलस निकाल लेंगे। तो देखो R + T अगर कर दूं मैं, तो R और T दोनों को ऐड करें तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 0 0 1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 0 0 1 का मॉड्यूलस एंड डिवाइडेड बाय 2 है, तो क्या ये 1/2 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल 1/2 आ जाएगा, और इसका वैल्यू जो है 0.5 जो है फाइनली हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन L पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस L1 एंड L2, मतलब कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन कुछ है L, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन L2 बताना है एट अ डिस्टेंस ऑफ √17 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमको उसने बोला है कि L पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि L एक ऐसी लाइन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस L1 एंड L2, मतलब कि दोनों से परपेंडिकुलर लाइन है। अगर मुझे एक ऐसी लाइन का डायरेक्शन निकालना है जो कि दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो,
तो यानी कि दोनों के अलोंग जो वेक्टर्स आ रहे हैं दो लाइंस के अलोंग, क्या उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मुझे एक ऐसा वेक्टर नहीं मिलेगा जो कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा? बिल्कुल होगा। तो वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। तो अगर देखें तो L1 मतलब कि सबसे पहले L1 लाइन का डायरेक्शन का बात करें तो ये टी 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 है ना, इनका जो कोफिशिएंट है ना वहां से आपको इसके डायरेक्शंस मिलेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर 1 यानी कि आई कैप, ठीक है, और प्लस 2 जे कैप, ठीक है, और प्लस आएगा 2 के कैप। ये हो जाएगा पहली लाइन का डायरेक्शन। सेकेंड लाइन का डायरेक्शन है 2 आई कैप, 2 जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये दोनों लाइंस के डायरेक्शंस है। अब मुझे एक ऐसी लाइन का डायरेक्शन निकालना है जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए हम लोग इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई जे एंड के यहाँ पर सजा दें अगर 1 2 2 और 2 2 1 को, तो यहाँ से हमें मिलेगा डायरेक्शन। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 एंड -4। 2 एंड -4 इज -2, तो -2 आई कैप आ जाएगा। उसके बाद जे में अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 एंड -4, -3 होगा लेकिन +3 लिखेंगे, तो +3 जे कैप आएगा। और के में देखें तो 2 एंड -4, फिर से -2 आ जाएगा के कैप। कुछ इस तरीके से ये हमें एक ऐसा डायरेक्शन मिल जाएगा जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है और साथ में वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि उस लाइन है ना, उस लाइन L का इक्वेशन अगर देखें तो सिंपली मैं लिख लूँ अगर लैम्डा टाइम्स, है ना, लैम्डा टाइम्स दिस डायरेक्शन, क्योंकि 0 0 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, तो -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड -2 के कैप। कुछ इस तरीके से ये उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब उसने कहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन L2, है ना, L2 पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पता करना है, तो डिस्टेंस ऑफ √17 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। L और L1 का, है ना, ये जो L है एंड L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस, है ना, तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा L और L1 का। तो L और L1 के लिए L तो ये है और L1 ये है, तो इसका मतलब कि 3 + t कॉमा, इस पर इन जनरल पॉइंट लिख रहा हूं मैं, तो -1 + 2t है, कॉमा 4 + 2t है। ये इज इक्वल टू होना चाहिए इस लाइन पर आने वाला इन जनरल पॉइंट के इक्वल, यानी कि -2 लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा कॉमा -2 लैम्डा, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस यहाँ पर हम दो इक्वेशन बना लेते हैं और x को इक्वल कर लेते हैं। तो x को मैं इक्वल करूंगा अगर, तो 3 + t इज इक्वल टू हो जाएगा -2 लैम्डा और -1 + 2t बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा। कुछ इस तरीके से आएगा। और एक और अच्छी चीज़ ये कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को मैं यहीं पर डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जब यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा डायरेक्टली, तो देखो क्या आएगा, थोड़ा सा फास्ट हमारे पास वैल्यूज आएगी। तो मैं डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 6 + 2t, है ना, इसमें मल्टीप्लाई किया और साथ में इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 7, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2t 2t, और -4 लैम्डा एंड -3 लैम्डा इज -7 लैम्डा, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 लैम्डा। तो बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और देखो मुझे सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, उसने बिल्कुल बिंदास तरीके से ढिंडोरा पीट दिया है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको मिलने ही वाला है। तो एक वैल्यू से ही काम चल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -1 ही लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा 2 - 3 2, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 2 - 3 एंड 2 जो है वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, उसके बाद इसकी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L2 इतनी होनी चाहिए, है ना, ऐसा पॉइंट निकाल लो आप। तो L2 पर आने वाला कोई भी इन जनरल पॉइंट S के टर्म्स में ये होगा 3 + 2s कॉमा 3 + 2s, क्या बात है, कॉमा 2 + s, ठीक है, ये है। अब बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू √17 करना है, और बल्कि स्क्वायर करके डायरेक्टली कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको इसमें से माइनस करूंगा तो 2s + 1 बचेगा, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इसको इसमें से माइनस करूंगा अगर मैं, तो एक्चुअली प्लस हो जाएगा वो,
तो 2s प्लस 6 कर देता हूं मैं, इसका स्क्वायर भी कर देता हूं, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो s स्क्वायर बचेगा और ये इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 17। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी, तो बस निकाल ही लेते हैं। तो 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 36, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 s हो जाएगा एंड प्लस आएगा s स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा 17। इसके बाद 4s स्क्वायर और s स्क्वायर, 9s स्क्वायर हो जाएगा ये, 4 और 24 28 हो जाएगा, तो 28 s आ जाएगा। और एक और, ठीक है एक सेकंड यहाँ से, ठीक है, तो 4s तो दो जगह से था s का वैल्यू, ठीक है करेक्ट है। तो 37 माइनस 17 कर दूंगा तो मेरे ख्याल से 20 बचना चाहिए, तो प्लस 20 हो जाएगा ये और इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ से s की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो s की वैल्यूज के लिए तो 20 इंटू 9 है, तो हमको 28 लाना है ना, तो 10 इंटू हाँ 10 इंटू 8 कर लो, करेक्ट है। तो 9s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 8s, सॉरी एक सेकेंड, 20 8 दूनी 16 9 दूनी 18 180 है ना, तो 18 होना चाहिए ना, अब सही है ना, देख लो करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और प्लस 20 है और इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से s की वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पर s कॉमन लेंगे अगर तो 9s प्लस 10 आएगा और प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा अगर मैं, तो यहाँ से भी 9s प्लस 10 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली s का दो वैल्यू आ जाएगा, एक तो -2 हो जाएगा और एक हो जाएगा -10/9। तो इसके करस्पॉन्डिंग दो हमको पॉइंट्स मिलेंगे और वो दो पॉइंट, सबसे पहले तो s की वैल्यू -2 अगर यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दूं मैं, तो -2 अगर पुट करूंगा तो -4, 3 - 4 इज -1, ठीक है, 3 - 4 फिर से यार -1 तो आना ही था, सेम ही तो पॉइंट है, 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -1 -1 0 एक पॉइंट हो जाएगा और दूसरा पॉइंट s का वैल्यू -10/9 पुट करने पर आएगा। तो इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 एंड -20/9 हो जाएगा ये, 3 - 20/9 तो 9 या 27, तो ये हो जाएगा 7/9 और यहाँ पर भी 7/9 और यहाँ पर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 2 -10/9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 10 करेंगे तो कितना होता है भाई, बताओ कोशिश करो। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा 7/9 7/9 8/9, तो ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट। ये दो पॉइंट्स पॉसिबल होंगे, यानी कि ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स। क्या यही है? बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से यही दोनों आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। खुश रहो भाई, आबाद रहो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज लैम्डा लैम्डा लैम्डा, परपेंडिकुलर्स PQ एंड PR आर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली ऑन द लाइंस y इक्वल टू x, है ना, कुछ इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है एक लाइन का, तो कि y इक्वल टू x एंड z इज इक्वल टू 1, है ना। इसको फॉर्म, उस फॉर्म में जो नॉर्मल फॉर्म होता है उस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। y इक्वल टू -x है, z इज इक्वल टू -1, if p is such that angle PQR is a right angle, then the possible values of lambda क्या होगा ये बताना है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन एक बार ड्रॉ कर लेता हूं मैं कि एक पॉइंट P है, ठीक है, एक लाइन कुछ इस तरीके से है, दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से होगी, जैसे भी होगी मुझे नहीं पता, तो कुछ इस तरीके से है सिचुएशन कि यहाँ पर, है ना, ये P पॉइंट है और उसने कहा है कि PQ एंड PR आर परपेंडिकुलर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली ऑन द लाइंस दिस एंड दिस। ओके, तो एक को मैं Q कह देता हूं और एक को मैं R कह देता हूं। ये हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हैं इन दोनों लाइंस पर, ठीक है। अब जो पहली लाइन है उसको मैं अगर प्रॉपरली इसको लिखूं तो इस पर इन जनरल, है ना, कोई भी पॉइंट मैं लैम्डा की टर्म्स में अगर अज्यूम करना चाहूं तो लैम्डा कॉमा 1 ये अज्यूम कर सकता हूं। उसने बोल दिया क्लियरली कि भाई z इज इक्वल टू तो 1 ही रहेगा हमेशा और x और y हमेशा इक्वल रहेंगे, तो कर दिया, ले लो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि x और y का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होंगे और z इज इक्वल टू -1 हमेशा होगा इस वाली लाइन पर। इसका मतलब कि इसको मैं अगर t की टर्म्स में लेना चाहूं तो ये हो जाएगा हमारा, और सॉरी एक सेकंड, एक गलती से मिस्टेक हो गया है, लैम्डा ऑलरेडी देखो भैया यूज किया हुआ है, यहाँ पर लैम्डा हम लोग यूज नहीं कर सकते, लैम्डा तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना भाई। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं कुछ और ले लेता हूँ, s मान लेता हूँ, ठीक है।
अब बुरा मत मानना भाई। और यहाँ पर टी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी कॉमा माइनस टी कॉमा माइनस वन। कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को मैं अज्यूम कर सकता हूँ, है ना। देखो अब वो उस पर डिपेंड नहीं करता, आप चाहो तो इसको माइनस ले लो, उसको प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट। और पी जो पॉइंट है वो हमें गिवन है कि लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा, ये वाला पॉइंट है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं ना इस लाइन पर, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, है ना, सबसे पहले तो पी क्यू निकाल लेता हूं। तो जब मैं पी क्यू निकालूंगा, है ना, तो पी क्यू वैक्टर क्या आएगा भाई, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि एस माइनस लैम्डा कॉमा एस माइनस लैम्डा कॉमा वन माइनस लैम्डा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और सेम में पी आर को अगर निकालें तो पी आर मतलब टी माइनस लैम्डा कॉमा माइनस टी माइनस लैम्डा एंड माइनस वन माइनस लैम्डा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर देखो ये परपेंडिकुलर है, अब इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है और इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है, तो जो पी क्यू है वो बेसिकली इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर आ रहा है उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जीरो। क्या बात है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा यहां से प्रॉपरली। मैं अगर लिखूंगा इस लाइन को तो कैसे लिखेंगे, इस लाइन को हम लोग लिखेंगे ऐसे कि x, ठीक है, x और y इक्वल लिखा हुआ है उसने, तो ऐसा कर लेते हैं कि x माइनस जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय वन, ठीक है, और इज इक्वल टू y माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और z माइनस वन अपॉन जीरो, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये पहली लाइन हमने अरेंज करके लिख ली। सेकंड लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि x अपॉन माइनस वन करूंगा यहां पर मैं, है ना, इक्वल टू y अपॉन वन करेंगे और इक्वल टू z प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो, कुछ इस तरीके से कर देंगे। यानी कि पहली वाली लाइन के अलोंग जो वेक्टर है वो 1 1 0 है। तो आप क्या करो, पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट विथ 1 1 0 करके खत्म कर दो, जीरो कर दो। डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ना भाई, परपेंडिकुलर है ना, दिख ही रहा है। यानी कि 1 1 0 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, एस माइनस लैम्डा प्लस एस माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय जीरो करूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो करने पर सिर्फ एस इज इक्वल टू लैम्डा आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक आ गया है पहला। तो उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर, है ना, क्योंकि समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना भाई, ठीक है। तो माइनस वन जीरो माइनस वन वन एंड जीरो का डॉट प्रोडक्ट विथ दिस वेक्टर करूंगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस टी प्लस लेमडा हो जाएगा। यहां से इसका वन के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस टी माइनस लेमडा आएगा एंड इसके साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, तो इक्वल टू जीरो कर देते हैं। यहां से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा और टी का वैल्यू यहां से क्लियरली हमें दिख गया है कि वो जीरो होना चाहिए। ये दो बहुत यूजफुल रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। तो ठीक है, दोनों ही निकाल लेते हैं प्रॉपरली। तो अब देखो, अब मैं पी और क्यू को मैनिपुलेट करके लिखता हूं थोड़ा सा। हम लोग सिर्फ लेमडा की टर्म्स में लिख लेते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पी क्यू को मैं क्या लिखूंगा, अगर एस और लेमडा सेम आ चुके हैं भाई, एस माइनस लेमडा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एस और लेमडा क्या है, इक्वल है। तो ये पी क्यू वैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो कॉमा, है ना, जीरो कॉमा वन माइनस लेमडा बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पर वन माइनस लेमडा लिख देता हूं मैं। और पी आर जो वेक्टर है उसको अगर देखें तो टी का वैल्यू ऑलरेडी जीरो आ गया, तो लेमडा की टर्म्स में ही रहने देते हैं इसको। तो हो जाएगा माइनस लेमडा कॉमा, यहां पर भी माइनस लेमडा कॉमा, सॉरी, तो यहां आ जाएगा माइनस लेमडा और कॉमा यहां पर है माइनस वन माइनस लेमडा, है ना, तो वो एज इट इज लिख देता हूं मैं, माइनस वन माइनस लेमडा। उसके बाद उसने कहा है कि क्यू पी आर इज अ राइट एंगल, है ना, मतलब कि यहां पर भी राइट एंगल बन रहा है पी पर, देख लो कहा है उसने। इसका मतलब क्या पी आर और पी क्यू भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी तो जीरो करो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो जीरो जीरो और बस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो वन माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय, माइनस अगर कॉमन ले ले तो वन प्लस लेमडा बचेगा यहाँ पर, और ये इक्वल टू जीरो कर दूंगा। भाई यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। अब अगर लेमडा की वैल्यू वन हुई
तो एक बार चेक करते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हुई तो लैम्डा और एस सेम है, तो ये 1 1 1 हो जाएगा और ये भी 1 1 1 हो जाएगा। क्या लैम्डा की वैल्यू 1 पॉसिबल है? क्या नहीं हो सकती भाई। ये और ये सेम ही पॉइंट हो जाएंगे, क्या मतलब है? तो यानी कि लैम्डा इक्वल टू 1 जो है रिजेक्ट कर दिया और लैम्डा इक्वल टू -1 जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? -1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से इस प्रश्न को संपन्न करेंगे भाई हम लोग, और सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट क्यू बी द क्यूब विद द सेट ऑफ वर्टाइसेस x1 x2 x3। आपको उसने कहा है कि ये मतलब इस फॉर्म में आपको क्यूब की वर्टाइसेस गिवन है, और जो क्यूब की वर्टाइसेस x1 x2 x3 है ना, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको सिलेक्ट करने इस सेट से 0 1 से। अच्छा, वैसे अगर पीएनसी यूज किया जाए तो क्या होगा भाई? अगर दो मेरे पास एलिमेंट्स हैं और उनको तीन लोग मतलब हर एक का x1 के लिए अगर देखें तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 या 1 सिलेक्ट करूंगा, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज। x2 के लिए भी सेम वे में दो पॉसिबिलिटीज हैं, x3 के लिए भी सेम वे में दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तीनों के लिए दो दो पॉसिबिलिटीज है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टोटल हुआ भाई? 8 हुआ, यानी कि टोटल 8 वर्टाइसेस क्यूब में होती भी है। समझ रहे हो ना? तो यानी कि सारी वर्टाइसेस हमको मिल जाएगी सारे कॉम्बिनेशन बना के 0 और 1 के। ठीक है, तो इसका मतलब उसने यही कहा है कि भाई क्यूब के जो वर्टाइसेस है ना वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं 0 1 से। सिर्फ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ये सारे कॉम्बिनेशन से आपको आटो के आटो वर्टाइसेस मिल जाएगी। उसने बोला लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइन्स containing the diagonals of the 6 faces of the cube Q। अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो क्यूब बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा फील फैक्टर आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से मान लेता हूं कि एक्स वाई जेड है ना वर्टाइसेस, सॉरी एक्स वाई जेड एक्सीस है, और उसके बाद फिर क्यूब अगर बनाना है तो फिर से आप शर्माना मत, थोड़ी सी है ना ड्राइंग थोड़ी सी डेंजर होगी मेरी, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा सब कुछ, लेकिन ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, तो देखो बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है ना, शर्माना मत आप। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से ये हो गया हमारा क्यूब, और उसके बाद उसने सारी वर्टाइसेस खैर निकाल लेंगे, मतलब कि 1 यूनिट लेंथ का आपका क्यूब है, इतना तो पता लग गया है मुझे। अब उसने क्या बोला है कि क्यूब विद क्यूब है, चलो ये क्यूब जो है क्यों है ये बताओ। लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब क्यू। मतलब कि भाई क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस में हर एक फेस में कितने डायगोनल है? हर एक फेस की बात करें तो हर एक फेस बेसिकली एक स्क्वायर है, और एक स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 होते हैं। हर एक फेस में अगर 2 डायगोनल्स है तो टोटल क्यूब के फेसेस में कितने डायगोनल हुए बताओ भाई? 6 इंटू 2 यानी कि 12 डायगोनल्स टोटल हो जाएंगे। तो ये जो एफ सेट है उसमें ये सारे फेस के डायगोनल्स पड़े हुए हैं भाई। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइंस कंटेनिंग द मेन डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। जो मेन बॉडी डायगोनल्स होते हैं ना उनको उसने कहा है, और वो कितने होंगे? 4 होंगे। वो जो 4 बॉडी डायगोनल्स है वो जो है एस सेट में लाई करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस 0 0 0 1 1 1 इज इन एस। मतलब कि ये पॉइंट है 0 0 0 ये वाला, और ये जो पॉइंट है ये है 1 1 1। तो ये बेसिकली एक बॉडी डायगोनल है ना, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहा है। ये फेस का डायगोनल नहीं है, ये बॉडी डायगोनल है, तो ये एस में आएगा सेकंड वाले में, उसने कहा है ना। ठीक है, फॉर लाइंस L1 एंड L2 लेट DL1 L2 डिनोट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। DL1 L2 किस चीज को डिनोट कर रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बता रहा है, किन्हीं दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस को, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DL1 L2 क्या होगा? एज L1 वैरीज ओवर F एंड L2 वैरीज ओवर S। मतलब कि आपको जो बॉडी डायगोनल्स है और फेस डायगोनल्स है उनमें से कोई एक पिक करना है, कोई एक सेट पिक करना है दोनों का, और उनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो वो कब आएगी? देखो मैं बताता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप ऐसा मान लो कि मैं क्या करता हूं, इसको एक तो मान ही लेता हूं, ये मेरा एक बॉडी डायगोनल ले लेता हूं मैं। कौन सा? 0 0 0 को 1 1 1 से कनेक्ट करने वाला एक बॉडी डायगोनल मैंने ले लिया, और उसके बाद ये वाला आप क्या करो, ये वाला फेस डायगोनल ले लो। ठीक है, ये वाला फेस डायगोनल ले लो, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वही हो जाएगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है,
तो निकालेंगे कैसे, सारे वर्टाइसेस हमको पता है तो लाइंस भी आ जाएगी, लाइंस आ जाएगी तो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन अगर लिखना है मुझे तो क्या लिखेंगे, ऐसा करते हैं, नॉर्मल सी फॉर्म में लिखता हूँ उस तरीके से मैं, है ना, क्योंकि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, है ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखता मैं। तो 0 0 0 जो है उस पॉइंट उस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है, तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1, क्या उस लाइन की इक्वेशन नहीं हो जाएगी, क्योंकि 1 1 1 की डायरेक्शन में ही तो लाइन है और 0 0 0 उस पर लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा। सेकंड, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इसके लिए हमको दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों पॉइंट्स को निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर अगर देखो तो ये x एक्सीज है, ये y एक्सीज है, ये z एक्सीज है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 1 0 0 सॉरी, ये जो पॉइंट होगा ये 1 1 0 होगा, और इसके जस्ट अबाउ तो खैर 1 1 1 हो ही जाएगा, ये पॉइंट होगा 0 1 0, और इसके जस्ट अबाउ इधर z एक्सीस पर कौन सा पॉइंट आएगा 0 1 1 आएगा, ठीक है, एक पॉइंट तो मिल गया। इसके जस्ट अबाउ यानी कि फिर से z एक्सीस इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 0 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स आ गए, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाले लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे। तो इस पॉइंट को यूज कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय, तो बाद में खैर लिखता हूं मैं ना, y माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय भी लिखते हैं अभी, और z माइनस 1 डिवाइडेड बाय फिर अभी लिखते हैं, है ना, आप मत मान के चलो कि ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को मैंने माइनस करके लिख दिया है, और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं मैं, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, ठीक है, 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कुछ नहीं करना, नॉर्मली दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं बस वो करना है आपको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों पर आने वाली, इधर 0 0 0 लाया कर रहा है, इधर जो पॉइंट लाया कर रहा है वो 1 0 1 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक वेक्टर आ जाएगा a माइनस बी वैक्टर। तो a माइनस बी वैक्टर, क्योंकि इधर तो 0 0 0 है तो इसको माइनस करोगे तो यही पॉइंट तो आ जाएगा, यानी कि 1 0 1, ये हो जाएगा a माइनस बी वैक्टर। उसके बाद p क्रॉस q वैक्टर निकालना पड़ेगा मुझे। तो p क्रॉस q वैक्टर बेसिकली क्या होता है, दोनों के अलोंग जो वैक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है, उस पर प्रोजेक्शन लेते हैं ना हम लोग a माइनस बी का, ऐसे ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैं यहां पर कर देता हूं, तो यहां पर p क्रॉस q लिखूंगा मैं, तो आएगा i j k, p मतलब कि फर्स्ट लाइन के अलोंग जो वेक्टर है वो 1 1 1 1, सेकेंड लाइन के अलोंग वेक्टर है 1 माइनस 1 0, तो यहां जाएगा 1 माइनस 1 एंड 0, तो हो जाएगा 0 एंड 1, तो आई कैप आ जाएगा। इसका j में अगर देखें तो 0 एंड -1, तो लेकिन लिखूंगा मैं +1, यानी कि प्लस j आ जाएगा। यहाँ पर आएगा -1 एंड -1, तो -2 k कैप हो जाएगा। ये हो गया। इस पर हम लोग प्रोजेक्शन ले लेंगे किसका, इस वेक्टर का। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे लेंगे भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसका क्या आ जाएगा, मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो d बेसिकली क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 1 प्लस आएगा 0 एंड आएगा -2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं, यानी कि ये वेक्टर पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो उसका मॉडुलस से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि क्या आ जाएगा 1 1 और 4, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर, यानी कि 4, और इस पूरे का मॉडुलस ले लेंगे भाई फाइनली, क्योंकि डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा 1 -2 हो जाएगा -1, यानी कि 1 एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा √6, एंड दिस इज द डिस्टेंस, है ना, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दीज टू, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बेसिकली। वैसे तो 0 होगी, आप अगर इमेजिन करो, अगर मैं ये ले लेता, ये वाला फेस डायगोनल ले लेता और ये वाला बॉडी डायगोनल ले लेता, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हुई, 0 हुई। लेकिन क्या 0 ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या, और वैसे भी मैक्सिमम होगा क्या 0, समझ रहे हो ना। तो 1/√6 फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लाइंस आर गिवन बाय r इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स i, लैम्डा बिलोंग्स टू r गिवन है एंड r इज इक्वल टू, मतलब 3 लाइंस की इक्वेशन हमें बेसिकली गिवन है, ठीक है, ऐसा मान लो आप। कुछ इस तरीके से बहुत अच्छे सजा के लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में। लेट द लाइंस कट द प्लेन दिस एट द पॉइंट्स a b एंड c रेस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज डेल्टा, देन आपको 6 टाइम्स डेल्टा का पूरे का होल स्क्वायर बताना है, क्या आएगा। तो देखो क्या करना है, अरे भाई सीधी सीधी सी बात है, इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तीनों लाइंस के साथ। तीनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को उसने ABC कहा है,
उसका जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। क्या बात है, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न हो गया ना। मतलब इस पर इन जनरल कोई भी पॉइंट क्या है, लैम्डा 0 0 है। लैम्डा 0 0 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं आएगी क्या? और अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी आई तो इसका मतलब ए पॉइंट क्या हो गया, 1,0,0। ठीक है, बी पॉइंट के लिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आपस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर म्यू कॉमा म्यू, म्यू कॉमा म्यू कॉमा 0, इस पर इन जनरल कोई भी पॉइंट है उसको मैं इसमें सेटिस्फाई करूंगा अगर मैं, है ना। ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, म्यू कॉमा 0 को सेटिस्फाई कर दूंगा इस प्लेन की इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 म्यू, चलो लिख देता हूं मैं, म्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि क्या म्यू इज इक्वल टू 1/2 आ गया क्या? म्यू अगर 1/2 आ गया तो क्या बी पॉइंट हमारे पास आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या होगा, 1/2 कॉमा 1/2 और कॉमा हो जाएगा 0। सी पॉइंट के लिए सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड 1 1 1 पुट कर दूंगा अगर मैं, तो सीधा लिख दूं क्या मैं, सी पॉइंट जो है वो क्या 1/3 कॉमा 1/3 कॉमा 1/3 नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स अगर आ गए तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, ए बी क्रॉस ए सी के मॉड्यूलस का हाफ कर दो। ठीक है, यही तो होता है। अरे भाई हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी का मतलब ए बी क्रॉस ए सी कर लो, बी सी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। दो बेसिकली साइड्स होनी चाहिए उस ट्राइंगल की, है ना, वेक्टर फॉर्म में ये होना चाहिए। बाकी आप कोई भी साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एरिया कभी चेंज नहीं होगा। तो ए बी का क्रॉस विद बी सी करेंगे अगर, तो ए बी है क्या, अरे निकाल लो ना भाई, ए और बी दोनों पॉइंट्स है हमारे पास, तो बी को माइनस कर लो ए में से, तो -1/2 कॉमा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 1/2 कॉमा 0, तो ये हो जाएगा आपका ए बी वैक्टर। और बी सी वैक्टर की बात करेंगे अगर, तो बी सी वैक्टर विल बी, या फिर एक काम करते हैं थोड़ा सा सुंदर आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस करने में क्यों इतनी मेहनत करे भाई, है ना। अगर मैं ए में से माइनस करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से आएगा ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। जो मैं पहले कह रहा था बस उसी को हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए सी जो है, ए सी के लिए सी माइनस दिस करूंगा, तो ए सी वैक्टर इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा, कॉमा 1/3 माइनस 0, 1/3 माइनस 0, यानी कि 1/3 कॉमा 1/3 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास ए सी वैक्टर आ जाएगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा मैं और उसका फिर मॉडुलस का, है ना, वैल्यू निकाल लेंगे जैसा भी देख, तो वो डेल्टा आ जाएगा। खैर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो ये हमारा डेल्टा है। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ दिस ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेता हूं मैं, ए बी का क्रॉस विथ ए सी इज इक्वल टू आई जे के, और ए बी जो है वो है 1/2, मतलब -1/2 1/2 और 0, यहाँ पर है -2/3 1/3 और 1/3, कुछ इस तरीके से। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई में क्या आएगा भाई, 1/6 आ जाएगा, देखो दिख रहा है क्या, तो 1/6 टाइम्स आई कैप आ जाएगा। जे में अगर देखें तो -1/6, ठीक है, -1/6 और खैर ये भी 0 ही आएगा, लेकिन लिखूंगा मैं +1/6 जे कैप। फिर के में अगर देखें तो ये हो जाएगा -1/6 जो ऑलरेडी लिखा है, एंड ये हो जाएगा +2/6, प्लस हो जाएगा ये 2/6, तो बेसिकली ये फिर से 1/6 आ गया, तो प्लस इसको मैं 1/6 के कैप लिख लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो बस खत्म है कहानी भाई। जो डेल्टा है उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर, तो मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर हो जाएगा 1/6, तो कॉमन आ जाएगा, और i प्लस जे प्लस के का मॉड्यूलस क्या होगा, √3, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा। 6 को इधर ले आऊंगा तो 6 डेल्टा का वैल्यू √3/2 होगा, ठीक है। √3/2 जो है 6 डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा। 6 डेल्टा का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 6 डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा 0.75, जो कि आपका फाइनली आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, विच इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं भाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न था, मतलब अगर देखा जाए तो, ठीक है। नॉर्मल सा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, और बाकी नॉर्मल इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकालना आता ही होगा। एक लाइन का एक प्लेन के साथ कैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला जाता है, बस यही पूछा है और कुछ नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है लेट L1 एंड L2 डिनोट्स द लाइंस R इज इक्वल टू I प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस I प्लस 2J प्लस 2K where lambda belongs to R and R is equal to mu times 2I minus J plus 2K, कुछ इस तरीके से, and mu belongs to R है respectively if L3 is a line which is perpendicular to both L1 and L2 and cuts both, then which of the following options describe L3? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो कि दो लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन की बात हो रही है, इसका मतलब कि दोनों के डायरेक्शंस का हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका डायरेक्शन निकालना है रिक्वायर्ड लाइन का। तो इनको दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो एक वेक्टर आएगा, लेकिन इतनी मेहनत करने में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अगर आप ऑप्शंस चेक करो तो हर एक लाइन में जो डायरेक्शन गिवन है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर एग्जैक्टली सेम ही डायरेक्शन गिवन है तो यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ होगा तो इसका मतलब कि ये वेक्टर आ रहा होगा, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको जेई एडवांस कहते हैं। ठीक है, मेहनत बाकी चीज़ों पे करनी पड़ेगी हमें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली देखो क्रॉस प्रोडक्ट तो मुझे यही वाला वेक्टर मुझे मिलने वाला है, सॉरी। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मुझे यही वाला वेक्टर मिलने वाला है तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन उस लाइन का, L3 लाइन का। अब मुझे सिर्फ पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर इन जनरल अगर पॉइंट अज्यूम करना हो तो वो होगा 1 माइनस लेमडा कॉमा 1, सॉरी डायरेक्टली 2 लेमडा आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 लेमडा कॉमा 2 लेमडा। कुछ इस तरीके से हम लोग इस लाइन पर इन जनरल कोई भी पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। सेम वे में इस लाइन पर पॉइंट अज्यूम करेंगे हम लोग 2 म्यू कॉमा माइनस म्यू कॉमा 2 म्यू, कुछ इस तरीके से आएगा। और मान लेते हैं कि ये लाइन और ये लाइन कुछ इस तरीके से गिवन है, सॉरी। और L3 लाइन जो है कुछ ऐसा है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट को मैं इस तरीके से अज्यूम कर सकता हूँ और इस पॉइंट को हम लोग म्यू के टर्म्स में कुछ इस तरीके से अज्यूम कर लेंगे। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे क्या L3 की डायरेक्शन नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर L3 की डायरेक्शन मिलेगी इसका मतलब कि यही वाली डायरेक्शन मिलेगी। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर मैं, तो आएगा 1 माइनस लेमडा माइनस 2 म्यू कॉमा 2 लेमडा प्लस म्यू कॉमा 2 लेमडा माइनस 2 म्यू, कुछ इस तरीके से ये वो डायरेक्शन आ जाएगी। और अगर ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन सेम है ना, यानी कि प्रोपोर्शनल है बेसिकली, तो उसको डिवाइड करके लिख दूंगा मैं, है ना। तो 1 माइनस लेमडा माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, एंड इक्वल टू होगा 2 लेमडा माइनस 2 म्यू एंड डिवाइडेड बाय होगा -1। कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग लैम्डा म्यू में और उनको सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको इधर ले आऊंगा मैं, तो 1 माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा और ये इधर आएगा अगर तो -4 म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते ये 2 म्यू है या नहीं है ना। तो हाँ देखो यहाँ पर गड़बड़ की हमने, 2 लैम्डा प्लस म्यू होना चाहिए सिर्फ, यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, तो ये हट जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 लैम्डा एंड आएगा -3 म्यू इज इक्वल टू 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा -1 इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्डा एंड -4 म्यू। और सबको इधर ले आऊँगा अगर मैं, तो या फिर लैम्डा सिर्फ इधर ले आऊँगा तो -6 लैम्डा हो जाएगा इधर, और इज इक्वल टू म्यू उधर ले जाएंगे तो -3 म्यू बचेगा। फिर म्यू इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा, -3 हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो म्यू अगर 2 लैम्डा आ गया तो यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो 1 माइनस 3 लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली लैम्डा का वैल्यू 1/9 आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू अगर 1/9 आया तो म्यू ऑब्वियसली इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2/9 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, म्यू इज इक्वल टू 2/9, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और दोनों की वैल्यूज यहाँ पर अगर पुट कर दूंगा तो दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास। तो एक बार दोनों पॉइंट निकाल ही लेते हैं।
जब मैं लैम्डा इक्वल टू 1/9 पुट करूंगा यहाँ पर, तो 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9 हो जाएगा, कॉमा 2 लैम्डा यानी कि इसका डबल 2/9। उसके बाद फिर नेक्स्ट म्यू का वैल्यू 2/9 यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा 4/9, कॉमा यहाँ पर हो जाएगा इसका नेगेटिव यानी कि -2/9, कॉमा इसका डबल यानी कि 4/9, क्योंकि म्यू 2/9 है। ये हो गए ये दोनों पॉइंट्स। कौन से दोनों पॉइंट्स? ये और ये पॉइंट मिल गया है। इसका मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। इसका मैं मिड पॉइंट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे चेक तो करना है। देखो डायरेक्शन तो सेम लिखे, बस पॉइंट अब मुझे कंफर्म करना है कि ये जो पॉइंट लिखे हैं ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। सॉरी। तो हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और मिड पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 किया तो क्या 6/9 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 8 + 4 12/2 करेंगे तो 6/9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड किया तो 6/9 आएगा, यानी कि 3/9 हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर। और उसके बाद फिर इसको और प्रॉपर वे में लिखा जाए तो 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर 2/3 कॉमा 0 कॉमा 1/3 हो जाएगा उसका मिड पॉइंट। अब हमको बस चेक करना है कि ये वाला पॉइंट जिस भी लाइन पर लाई कर रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगर चेक किया जाए तो फर्स्ट में अगर मैं टी की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ना वो एग्जैक्टली वही पॉइंट आएगा। कौन सा? 2/3 कॉमा 0 कॉमा 1/2। जब आप यहाँ पर टी की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या आएगा? 2/3 x आएगा, और k यानी कि z आएगा 1/3, और जो j है वो 0 है। इसका मतलब कि y जो है 0 हो गया, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो बी ऑप्शन को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर इन जनरल पॉइंट अगर ले लेता हूँ जो कि 4/9 है एंड +2 है, बेसिकली 2t है, तो 4/9 प्लस 2t है ना। उसके बाद है -2/9 एंड +2t है, कॉमा और लास्ट है 4/9 एंड -t, तो 4/9 माइनस t। और इसको भी मैं इस पॉइंट के इक्वल करूंगा, तो यहाँ से जब मैं 0 को डायरेक्टली इक्वल कर दूँ तो t की वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ से, है ना, जब मैं y कोऑर्डिनेट सेम कर दूँ अगर इनके, तो जो t की वैल्यू है वो 1/9 आ जाएगी। यानी कि t की वैल्यू 1/9 पुट करने पर मुझे यही एग्जैक्टली पॉइंट मिलना चाहिए, बाकी जो x और z कोऑर्डिनेट है वो भी मैच करने चाहिए। तो t की वैल्यू अगर मैं 1/9 यहाँ पर पुट करता हूँ तो 4 + 2 6/9 हो जाएगा, यानी कि 2/3 आ रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पर जब t की वैल्यू 1/9 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 4/9 एंड +2/9 होगा, कॉमा 0 होगा, कॉमा क्योंकि ये तो 0 किया ही है अपन ने, और यहाँ पर 2/9 पुट करूँगा तो 4/9 माइनस 2/9 होगा। तो हाँ एग्जैक्टली देखो यहाँ पर मैच कर रहा है, ये 6/9 यानी कि 2/3 होगा, कॉमा 0 होगा, और ये 2/9 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 1/3 बचेगा। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट वापस मिल रहा है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट आंसर होगा। सेम में अगर इसको चेक करें तो टी की वैल्यू 0 लेनी ही पड़ेगी आपको, अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 करना है तो। अगर इसको 0 करने के चक्कर में टी 0 लिया तो बाकी भी 0 करना पड़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है, ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि लास्ट पॉइंट को चेक करेंगे। तो लास्ट पॉइंट को चेक करने के लिए जो लास्ट पॉइंट पर जो लास्ट लाइन है उस पर पॉइंट अगर देखें तो 8/9 एंड +2t आएगा, कॉमा 2/9 एंड +2t आएगा, कॉमा फिर आएगा 2/9 एंड -t आएगा, 2/9 - t। बस इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको बस वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते फिर से 0 के इक्वल इसको करूँ अगर मैं, है ना, 2/9 + 2t इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ से t की वैल्यू हमें मिल रही है -1/9। तो t की वैल्यू -1/9 जब मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये पॉइंट मुझे मिलना चाहिए। तो एक बार चेक करें अगर, तो ये हो जाएगा 8/9 एंड माइनस हो जाएगा ये 2/9, जो कि हो जाएगा 6/9, यानी कि 2/3 आ रहा है भाई।
एक काम करते हैं, पूरा पॉइंट ही निकाल लेते हैं। तो पूरा पॉइंट अगर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8/9 माइनस 2/9 हो जाएगा ये, कॉमा ये तो खैर हमने जीरो किया है तो जीरो आएगा भी है। यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 2/9 एंड माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/9। तो यहाँ आ जाएगा 6/9 यानी कि 2/3, ये जीरो, एंड यहाँ पर 2 + 1 3/9 यानी कि 1/3। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट हमें फिर से मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो डी ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 3, 5 एंड 1, -1, 4 विद द प्लेन दिस। P जो द पॉइंट P जो है इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, मतलब दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस विद द प्लेन दिस। ओके, जो P पॉइंट है बेसिकली वो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इस प्लेन का और इन दोनों लाइंस को इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P। S इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट T टू QR, देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PS बताना है क्या आएगा। तो एक बार हम लोग पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, उसके लिए पहले लाइन निकाल लेते हैं। तो मैं इस पॉइंट को यूज कर लेता हूं या फिर उस पॉइंट को यूज कर लेते हैं। तो x - 2 y - 3 एंड z - 5 है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्शन मिलेगा। 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - प्लस 1 करेंगे तो 4 होगा, 5 - 4 करूंगा तो 1 आएगा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसको इन जनरल हम लोग लैम्डा मान के इस लाइन पर इन जनरल पॉइंट अगर अज्यूम करेंगे तो आएगा लैम्डा +2 कॉमा, है ना, 4 लैम्डा +3 हो जाएगा, कॉमा लैम्डा +5। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को इस प्लेन में सेटिस्फाई करा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 टाइम्स x का वैल्यू है लैम्डा +2, फिर है -4 टाइम्स y का वैल्यू है 4 लैम्डा +3, उसके बाद z यानी कि लैम्डा -5, ये z कोऑर्डिनेट गिवन है और इक्वल टू है 1। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 5 लैम्डा -16 लैम्डा, 5 लैम्डा -16 लैम्डा हो जाएगा -11 लैम्डा और -12 लैम्डा हो गया ये। उसके बाद फिर ये 10 हो गया, 10 और -12 इज -2, -2 और -5 हो जाएगा -7 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 8/12 माइनस का 4 से इसको डिवाइड करेंगे अगर तो -2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया लैम्डा की वैल्यू। और लैम्डा की वैल्यू आ गई यानी कि पॉइंट आ गया हमारे पास। पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये P पॉइंट है बेसिकली, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का। इसको लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा तो 2 - 2/3 करेंगे। चलो कर लेता हूँ, मैं P पॉइंट निकाल लेता हूँ प्रॉपरली। तो 2 - 2/3 कॉमा 4 लैम्डा यानी कि -8/3, 3 - 8/3 हो जाएगा ये, कॉमा 5 - 2/3 कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दी। तो ये हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4/3 कॉमा यहाँ आ जाएगा 3 × 3 9 -8 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ये, कॉमा 15 - 2 करूँगा तो 15 - 2 इज 13/2 हो जाएगा ये। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट P आ जाएगा। अब ये पॉइंट P आ गया तो एक बार मैं डायग्राम अगर बना लूँ तो एक बार चेक करते हैं डायग्राम कैसा होगा इसका। तो कुछ इस तरीके से मैं मान लेता हूँ कि ये प्लेन है और ये कुछ इस तरीके से मान लेता हूँ कि ये लाइन है और QR भी चाहिए तो Q पॉइंट में मान लेता हूँ यहाँ पर है और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो P है, कुछ इस तरीके से मान लेता हूँ मैं। और उसके साथ साथ एक पॉइंट इस S इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट T, तो कुछ पॉइंट T है, यहाँ से हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये पॉइंट T है बेसिकली। ठीक है, टू QR। ओके, तो QR पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है और ये पॉइंट बेसिकली R होगा।
सॉरी एक मिनट, एस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट एस होगा हमारा, ये है। देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी एस बताना है मुझे, क्या आएगा, पी एस लाइन सेगमेंट जो है इसका वैल्यू बताना है। तो एक बार अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर लूँ, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और टी पॉइंट मेरे पास है 214 है, और पी पॉइंट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, क्यू पॉइंट तो है, खैर उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन तो अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ कि ये एंगल कितना आ रहा है यहाँ वाला, तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि टीपी निकाल लेते हैं एक बार। तो टीपी वेक्टर इज इक्वल टू, टीपी वेक्टर की अगर बात करें तो, और एक ठीक है चलो, तो टीपी वेक्टर के लिए क्या करेंगे कि पी पॉइंट मेरे पास है 4/3, 1/3, 13/2, सॉरी 13/3 है ये, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 13/3 होगा जब सब्ट्रैक्ट किया था तो, ठीक है। तो टी पी डायरेक्शन निकालने अगर, तो पी माइनस कर देते, पी में से टी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते, 4/3 - 2 करूँगा, 4/3 - 2 कॉमा 1/3 - 1 करूँगा, कॉमा 13/3 - 4 करेंगे। तो टीपी जो है वो आएगा 6 माइनस करेंगे तो -2/3 बचेगा यहाँ पर, कॉमा यहाँ पर भी -2/3 बचेगा, कॉमा यहाँ पर अगर देखें तो 12, तो -1/3 बचेगा, सॉरी 1/3 बचेगा पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से ये डायरेक्शन आ जाएगा टीपी का डायरेक्शन, और टीपी का डायरेक्शन और इस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन है 141 है। तो 141 के साथ में, 141 के साथ में अगर मैं एंगल निकाल लूँ इसका तो पता लग जाएगा। और एंगल निकालने के लिए देखो हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा -2 एंड 1। तो जो कॉस थीटा होगा जो कि इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो आएगा -2 -6 सॉरी -8 होगा, और +1 आएगा, और डिवाइडेड बाय होगा अंडर रूट ऑफ 1 + 16 + 1 एंड आएगा अंडर रूट ऑफ 4 + 4 + 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। अच्छा मॉडुलस भी ले लेते हैं, खैर एक्यूट एंगल ही निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 + 2 10, 10 में से 1 गया तो बचा 9, तो यानी कि यहाँ बचा 9 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा अंडर रूट ऑफ 18 और ये होगा 3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अंडर रूट 18 जो है वो 3√2 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 9/3√2 × 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 9 से, यानी कि 1/√2 आएगा। तो इससे हमको बहुत एक यूज़फुल रिजल्ट पता लगा। यूज़फुल रिजल्ट ये पता लगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 अगर है, इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है इसका मतलब कि टी एस इज इक्वल टू एस पी होगा या पी एस होगा, है ना। तो टी एस इज इक्वल टू पी एस होगा, और टी एस इज इक्वल टू पी एस के साथ साथ जो टी पी है वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको x मान लूँ तो इसका मतलब ये है कि x² + x² इज इक्वल टू, क्योंकि दिस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर होगा, ये आएगा। तो यहाँ से 2x² इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर। अब जो टीपी है वो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, टीपी वेक्टर ये था, तो इसका लेंथ अगर निकालना है तो इसका हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे सम करके। तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ लिख दूँ अगर मैं 4/9 + 4/9 एंड +1/9, तो ये हो जाएगा 9/9, तो बेसिकली ये 1 हो जाएगा। तो जो x² है वो 1/2 आ जाएगा, और x² अगर 1/2 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हो गया 1/√2, और x इज इक्वल टू 1/√2 यानी कि पी एस इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। तो पी एस अगर 1/√2 हो जाएगा जो कि हमसे पूछा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लाइन्स L1 एंड L2, कुछ इस तरीके से है ना, थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से एक दोनों लाइन्स दे रखी है और बोला है कि कोप्लेनर है, देन अल्फा कैन टेक वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज ले सकता है ये हमें बताना है।
तो कुछ नहीं करना, दो लाइंस अगर कोप्लेनर है तो उसको आप बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा, किसका किसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा, तीन वेक्टर्स का। दो वेक्टर्स तो इन दोनों लाइंस के अलोंग जो वेक्टर आ रहा है वो, और साथ में इन दोनों पर जो पॉइंट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करके भी जब एक वेक्टर बनाएंगे तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए। और अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए इसका मतलब कि बॉक्स जीरो करेंगे। इसको अगर प्रॉपरली लिखूं मैं इक्वेशंस को, तो ये लिखा हुआ है x-5 एंड डिवाइडेड बाय जीरो कर लूंगा मैं, इज इक्वल टू y अपॉन 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू z अपॉन -2। ये पहली लाइन है। सेकेंड लाइन गिवन है हमें कि x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जीरो एंड इज इक्वल टू है y अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन 2 माइनस अल्फा। बस कुछ नहीं करना, बॉक्स प्रोडक्ट जीरो करना है दोनों के अलोंग जो वेक्टर्स हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों पर जो पॉइंट है, पहली लाइन पर पॉइंट है 5 0 0 और सेकंड लाइन पर पॉइंट है अल्फा 0 0। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस अल्फा 0 और 0 आएगा। इसको मैं फर्स्ट रो में सजा देता हूँ डिटर्मिनेंट की, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ मैं। 0 3 माइनस अल्फा एंड -2 यहाँ पर सजा देते हैं, और 0 -1 एंड 0 -1 एंड 2 माइनस अल्फा यहाँ पर सजा लेते हैं। इसका वैल्यू होगा 0, इसका वैल्यू बेसिकली 0 कर देते हैं डायरेक्टली। तो देखो क्या आएगा, 5 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करूंगा तो ये तो दो जीरोज हैं तो बस यहीं से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस अल्फा एंड आएगा -2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा और इक्वल टू है 0। बस कुछ नहीं करना है। तो 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 अगर, तो अल्फा की एक वैल्यू तो 5 आ रही है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से इसको तो हम लोग हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो बाकी दो रूट्स मिलने वाले हैं यहाँ से मिलेंगे, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, -2 अल्फा -3 अल्फा और -2 अल्फा हो जाएगा -5 अल्फा और प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा और है -2। यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा और +4 होगा इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली यहाँ से हमें दिख रहा है कि दो रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के, एक तो 1 आ रहा है और एक 4 आ रहा है ना। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट आंसर्स, है ना। क्लियरली दिख रहा है अल्फा-1 एंड इंटू अल्फा-4, इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो ए एंड डी आर दी आंसर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट L1 एंड L2 बी द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। कुछ इस तरीके से ये दोनों लाइंस हमें गिवन है। सपोज द स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके से एक और लाइन हमें गिवन है L, लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2, मतलब कि इन दोनों के प्लेन में ये वाली लाइन लाई कर रही है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन है ये। If the line L bisects the acute angle between the lines L1 and L2, then which of the following statements is are true? कौन से statements true है ये हमें बताना है। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उसमें सेटिस्फाई करा देंगे, पहली बात तो ये। और वो भी क्लियरली हमें दिख रहा है क्योंकि 1 0 1 1 0 1 दोनों लाइंस पर लाई करने वाला पॉइंट है, तो मैं इसको इसमें सेटिस्फाई करा दूंगा अगर, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन L इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि -1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस गामा अपॉन -2, है ना। z की प्लेस पर 1 पुट कर दिया। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकाल लेंगे। तो दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए हमारे पास दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ऑलरेडी है, बस डायरेक्शन हमें चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों को यूनिट वेक्टर बनाएंगे और ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा उस एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन। तो एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन के लिए पहली वाली लाइन पर जो वेक्टर है वो है i कैप माइनस j कैप और +3k कैप। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैं √11 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1 + 1 + 9 है ना। प्लस करूंगा मैं, यहां पर अगर देखें तो ये हो जाएगा -3i कैप माइनस j कैप और +k कैप, और यहां पर भी √11 से मैं डिवाइड कर दूंगा यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। वैसे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था ना, तो डायरेक्टली भी ऐड करते तो कोई दिक्कत नहीं होती,
डायरेक्टली आपको एंगल बाइसेक्टर की ही डायरेक्शन मिलती। तो जब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ सीधा ही और √11 वैसे ही हटा देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन से मतलब है हमें, तो उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो 1 - 3 करेंगे तो -2 आई कैप आएगा, -1 - 1 यानी कि -2 जे कैप आएगा, और 3 + 1 करूंगा तो 4 के कैप आएगा। फिर से कहूंगा कि मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो -i कैप -j कैप और +2 के कैप भी अगर लिखेंगे तो बात गलत नहीं होगी, है ना। 2 से भी डिवाइड कर दिया हमने। ये हो गई उस एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन, और जो पॉइंट है वो ऑलरेडी मुझे पता है कि कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो जो एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन है वो हो जाएगी हमारे पास, अच्छा डायरेक्शन खैर आ गई अगर, तो डायरेक्शन इसकी जो है और इसकी जो डायरेक्शन आई है एंगल बाइसेक्टर की वो सेम हो जाएगी, क्योंकि ये एल लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही तो है, ठीक है। इफ द लाइन एल बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल, क्योंकि एल जो है वो बेसिकली इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो डायरेक्शन गिवन है ये क्या है, यही वाली डायरेक्शन है। इसका मतलब कि अगर ये -2 सेम कर दूं तो ये आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप अगर डायरेक्शन है, तो ये -2 मैच करा दिया, तो एल और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1, यानी कि L = M = हो गया 1, L = M = 1 हो गया। तो बस अब यहाँ से हम लोग इस रिलेशन को यूज करके अल्फा और गामा भी निकाल लेंगे। तो अल्फा के लिए यहाँ पर L और M की वैल्यू अगर मैं 1 1 पुट कर दूंगा तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 - अल्फा = हो जाएगा -1, तो यहाँ से अल्फा = हो जाएगा 2, ठीक है। अल्फा = 2 आ गया, है ना, 1 इधर आएगा, बिल्कुल सही है, अल्फा उधर चला जाएगा। तो ये हो गया। गामा की वैल्यू अगर देखें तो गामा की वैल्यू सिमिलर वे में यहाँ से ऐसा करता हूँ कि -1 = 1 - गामा एंड डिवाइडेड बाय -2 है, तो यहाँ से आएगा 1 - गामा का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि गामा = -1 हो जाएगा। गामा की वैल्यू -1 आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, एल और एम की वैल्यू आ गई, तो सब कुछ आ गया है। अब आप बस ये है कि चेक कर लो कि कौन से ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करूं अगर मैं, तो लिखा है अल्फा माइनस गामा, तो अल्फा माइनस गामा, अल्फा इज 2 एंड गामा इज -1, तो 2 -(-1) करेंगे तो 3 आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। L + M का वैल्यू 2 आ रहा है क्या, L + M का वैल्यू 2 भी आ रहा है, करेक्ट है। गामा माइनस अल्फा माइनस गामा का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ए ऑप्शन हम टिक कर चुके हैं। L + M का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, तो यानी कि ए और बी जो है हमारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। खुश रहो, आबाद रहो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस क्या होगा। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के परपेंडिकुलर हमें प्लेन चाहिए। अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए तो एक मिनट, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस, ओके। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को जो कंटेन करने वाला प्लेन है ना, उसके परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए, यानी कि इनकी जो डायरेक्शंस है ये उस प्लेन के पैरेलल होगी, ठीक है। और मतलब ऐसा सिचुएशन है, एक बार मैं बता देता हूँ कि ये दोनों लाइन से मान लो, तो उसने बोला है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस। तो इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए, यानी कि ये जो दोनों लाइंस है बेसिकली उस रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। समझ रहे हो? अरे भाई बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस, सबसे पहली तो एक ऐसा प्लेन चाहिए मुझे जो कि इस वाली स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर रहा होना चाहिए। उसके बाद उसने बोला कि परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए जो कि, है ना, कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस। इन दोनों को जो कंटेन करने वाला प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो क्या होगा हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है वो उस प्लेन में है ना, एक प्लेन में है ये, ठीक है। तो क्या उसका नॉर्मल वेक्टर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। कैसे आएगा उस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो कि ये दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन है? कैसे आएगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप 3 4 2, यहां पर लिखा है 4 2 और 3। ये बेसिकली लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होगी। अब मैं बताऊंगा क्या होगा। ये जो है नॉर्मल वेक्टर आएगा उस प्लेन का जो कि इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन है।
तो इसको अगर निकालूंगा तो 4 तिया 12 माइनस सॉरी 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा 8 आई कैप। 9 माइनस 8 करूंगा तो प्लस सॉरी माइनस जे कैप लिखूंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जे कैप। और के में देखिए तो 6 माइनस 16, तो 6 माइनस 16 इज माइनस 10 के कैप। तो ये हो जाएगा उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो कि इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन है। अब अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है, एक तो ये लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन और इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन, ये आपस में परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन्स, तो क्या ये वाला जो नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन का आया है ये उस रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल नहीं हो जाएगा क्या? भाई दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर है तो एक प्लेन का नॉर्मल दूसरे प्लेन के पैरेलल हो जाता है, समझ रहे हो ना? क्योंकि नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है ना प्लेन के, मतलब कि ये नॉर्मल है और ये कोई प्लेन है जो परपेंडिकुलर प्लेन इस तरीके से आएगा ना इसकी इस प्लेन के, तो परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन होगा और ये वाला जो नॉर्मल है ये क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाला जो वेक्टर आया है ये उस रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल वेक्टर है और एक ऑलरेडी पैरेलल वेक्टर मुझे यहां से पता है क्योंकि ये पूरी लाइन उस प्लेन में है। तो इसका मतलब कि क्या उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन ऐसे नहीं लिख सकता मैं, एक्स वाई जेड और ये उस प्लेन के अलोंग एक वेक्टर है और एक वेक्टर हम निकाल चुके हैं मेहनत करके, तो 8 -1 एंड -10 कुछ इस तरीके से आ जाएगा और 0 0 0 जो है उस प्लेन पर एक पॉइंट लाई करने वाला होगा क्योंकि इस लाइन पर भी लाई कर रहा है वो। तो इसको बस ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा -30 एंड +4, -30 एंड +4 हो जाएगा -26 एक्स आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो -20 और -20 एंड 8 चौक 32 तो प्लस -30 हो जाएगा ये, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं एक बार, तो 32 होगा ये, तो 52 हो जाएगा माइनस का, पर प्लस का 52 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि ये सेकंड वाला से ओपन कर रहे हैं हम लोग। ये -2 एंड 8 या 24 तो -26 हो जाएगा ये z इज इक्वल टू 0। तो -26 अगर कॉमन लेके हटा दूंगा तो x -2y प्लस z इज इक्वल टू 0 उस रिक्वायर्ड प्लेन की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर मैच कर ले एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमने एक पेज लिया हुआ था लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 1 - 2 1 फ्रॉम द प्लेन x + 2y - 2z इज इक्वल टू a where a is greater than 0 is 5, then the foot of perpendicular from P to the plane क्या होगा ये बताना है हमें। उसने बोला इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस सॉरी इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस उसने बोला कि 5 है और a जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग a निकाल लेंगे भाई बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे, बस डिस्टेंस फार्मूला सीधा लगा देते हैं, इसको पॉइंट को डायरेक्टली पुट कर दें अगर, तो d इज इक्वल टू 1 - 4 एंड 1 पुट करूंगा z की प्लेस पर तो -2 एंड माइनस a आ जाएगा इधर, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आएगा 1 + 4 + 4, इसके पूरे का मॉड्यूलस इज इक्वल टू हमें गिवन है 5, यही तो डिस्टेंस गिवन है। तो ये हो जाएगा 6 में से एक क्या बचा 5, तो a + 5 हो जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मॉड है तो इस वजह से नेगेटिव हटा दिया सीधा, एंड डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा यहाँ पर √9 इज इक्वल टू 5 है इस पूरे का मॉड्यूलस। तो a + 5 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो यहाँ से a की वैल्यू एक तो 15 - 5 यानी कि 10 हो जाएगा और एक होगा -15 - 5 यानी कि -20 होगा। लेकिन इसको हम लोग कर देंगे रिजेक्ट और इसको कर लेंगे हम लोग सिलेक्ट क्योंकि a उसने कहा है कि ग्रेटर देन 0 है। तो a इज इक्वल टू 10 जो है वो हो जाएगा, a की वैल्यू जो है 10 हो जाएगी, तो x + 2y - 2z एंड -10 इज इक्वल टू 0 हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन ही खैर वो प्लेन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P निकालना है, क्या आएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा बीटा गामा अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अज्यूम करते हैं तो अल्फा -1 एंड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन का 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस प्लस हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन से इधर आ जाएगा 2
और इज इक्वल टू गामा -1 एंड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन से -2 इज इक्वल टू आएगा -2 टाइम्स, है ना, सॉरी -1 टाइम आएगा क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है हमें, है ना, इमेज नहीं निकाल रहे हम लोग, तो -1 टाइम्स आ जाएगा, तो -1 टाइम्स और डायरेक्टली इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे, तो 1, और खैर वो तो हमारे पास ऑलरेडी था ना, हमने सेटिस्फाई किया था, तो इसको जब सेटिस्फाई किया था तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग फिर से निकाल लेते हैं। तो वैसे तो 15 आ जाएगा, खैर है ना, पर देख लेते हैं एक बार। तो इसको पुट किया तो 1 और इधर हो जाएगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा -2 और है -10, कुछ इस तरीके से है, और होल डिवाइडेड बाय a² + b² + c² यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा भाई। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का सम करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 16 - 1 15 आना भी था, खैर है ना, तो -15 आ रहा है, -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/9 और 15/9 अगर है तो 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से इसको उधर पहुँचा दिया, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 + 1, तो ये हो जाएगा 8/3। क्या कुछ मैच कर रहा है भाई? हाँ, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, 8/3 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू अगर देखें तो बीटा की वैल्यू डबल ऑफ दिस यानी कि 10/3 एंड आएगा -2, तो 6 माइनस कर दिया तो 4/3 आना चाहिए। क्या आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई। और गामा की वैल्यू अगर देखें तो -10/3 हो जाएगा, ये -10/3 एंड +1 हो जाएगा, तो -4/3 यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल, सॉरी एक सेकेंड -7/3 तो आएगा, करेक्ट है भाई, गलती से मिस्टेक हो गया हमसे, तो यहाँ आ जाएगा -7/3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ax - 2y + z is equal to d and the plane containing the lines this and this is √6, देन आपको मॉड्यूलस ऑफ d बताना है, क्या आएगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों प्लेन्स को कंटेन करने वाला प्लेन निकालना है, और उस प्लेन और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस आपको √6 गिवन है। तो सबसे पहली बात तो अगर √6 उसने डिस्टेंस दो प्लेन्स के बीच की गिवन है, तो इसका मतलब दोनों प्लेन जरूर पैरेलल रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो हम बना देंगे, ये जो ए है ना इसीलिए मिसिंग है, ठीक है ना, वो हम लोग निकाल लेंगे। चलो, तो इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन अगर निकालना है तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा, ये 3 कोऑर्डिनेट्स यूज कर लूंगा, तो x - 1 y - 2 z - 3, और दोनों के अलोंग जो वेक्टर है 2 3 4 एक के अलोंग है, और इस वाली लाइन के अलोंग है 3 4 5, और इसको ओपन करके इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हो जाएगा वो प्लेन जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है। तो बस डायरेक्टली ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 15 - 16, 15 - 16 -1 यानी कि माइनस टाइम्स x - 1 आएगा, फिर आएगा 10 - 12, 10 - 12 इज -2, तो +2 लिखूंगा, तो +2 टाइम्स y - 2 आएगा, और यहाँ से आएगा 8 - 9 यानी कि -1, तो -1 टाइम्स z - 3 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा -x + 2y एंड आएगा -z, यहाँ से आएगा +1, ये हो जाएगा -4, तो -3 बचा, -3 एंड +3 तो खत्म हो गया, यानी कि इक्वल टू हो गया 0। उसके बाद फिर हम लोग इससे मैच करा देंगे इक्वेशन को, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, तो x - 2y एंड +z हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा वो प्लेन जो कि इसके पैरेलल प्लेन है, तो ऑब्वियस सी बात है a की वैल्यू कंपेयर करने पर यहाँ पर आ जाएगी 1, और a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी d अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 1, और ये ऑलरेडी आपको गिवन है √6, और अगर ये √6 गिवन है तो इसका मतलब d की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि ये भी √6 है, √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि आपका फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT JEE 2012 में आया हुआ सवाल है, देखो, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/√3 फ्रॉम द पॉइंट 3 1 - 1 सॉरी। तो देखो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जब भी ऐसा लैंग्वेज यूज हो
कि दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है, इसका मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स की फीलिंग आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि एक प्लेन ये है, ये एक प्लेन ये है, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक ऐसा प्लेन पास हो रहा है जो कि इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर है। तो पहले तो उस प्लेन की इक्वेशन हम लोग क्या लिख लेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन से x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 एंड प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस वाई प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से उस प्लेन की इक्वेशन हमने अज्यूम कर ली। इसको प्रॉपर वे में अगर लिखा जाए तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस लेमडा टाइम्स x होगा, फिर आएगा प्लस 2 माइनस लेमडा टाइम्स y एंड आएगा प्लस 3 प्लस लेमडा टाइम्स z एंड माइनस 2 माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी उस प्लेन की इक्वेशन। उसके बाद हमको इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन की, तो निकाल लेते हैं और उसको इक्वल टू कर देंगे 2/√3 के। तो ठीक है, इसको सेटिस्फाई करा दूंगा 3 को, तो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लेमडा, 1 पुट किया तो प्लस 2 माइनस लेमडा बचेगा यहाँ पर, फिर माइनस 1 पुट किया तो माइनस 3 एंड माइनस लेमडा एंड माइनस 2 माइनस 3 लेमडा ऑलरेडी यहाँ पर है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी कि 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर एंड प्लस 3 प्लस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है हमें 2/√3। और यहाँ पर मॉड्यूलस लगा लेते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है, हो सकता है लेमडा की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही हो कि नेगेटिव आ जाए, समझ रहे हो ना। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 3 इज 2, है ना, 2 और 2 गायब हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं आ रहा है। इसके बाद 3 लेमडा माइनस लेमडा यानी कि 2 लेमडा, 2 लेमडा माइनस लेमडा इज लेमडा, लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा बचेगा। तो यहाँ पर माइनस 2 लेमडा बचेगा और माइनस 2 लेमडा के बाद इधर जो है इनको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ओपन करते हैं। तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पर ऐसा लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एज इट इज़ आ गया भाई, ठीक है। तो माइनस 2 लेमडा और साथ में स्क्वायरिंग भी कर देता हूँ मैं दोनों साइड, है ना। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 4 लेमडा स्क्वायर बचेगा एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट यहाँ से हटा देता हूँ और इनको स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर आ जाएगा पहला स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर 4 प्लस लेमडा स्क्वायर एंड आएगा माइनस 4 लेमडा, और नेक्स्ट स्क्वायर ओपन करूंगा तो 9 प्लस लेमडा स्क्वायर एंड प्लस 6 लेमडा आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू होगा 4/3 के, 4/3 के इक्वल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 4 से तो 4 कैंसिल आउट कर दूंगा सीधा सीधा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग पूरा, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर यानी कि 3 लेमडा स्क्वायर, लेमडा वाली टर्म को देखें तो 2 लेमडा एंड प्लस माइनस 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा बचेगा, माइनस 2 लेमडा प्लस 6 लेमडा इज प्लस 4 लेमडा, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 इज 14, तो प्लस 14 आ जाएगा यहाँ से। 3 लेमडा स्क्वायर से 3 लेमडा स्क्वायर हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, और उसके बाद सॉरी एक मिनट इसको सही कर लेता हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 लेमडा माइनस प्लस 4 लेमडा बेसिकली यहाँ पर था, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अगर, तो लेमडा की वैल्यू -7/2 आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू -7/2 आ गई तो हमारे पास पॉइंट आ बेसिकली लेमडा की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम लोग प्लेन की इक्वेशन ही निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बस अब लेमडा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 है आई थिंक, और -7/2 आ जाएगा लेमडा की वैल्यू इंटू x माइनस वाई प्लस z एंड -3 है इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से
ये आ जाएगा। बस आप कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z और -4, -7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -7x और प्लस 7y -7z और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 21 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 7x इज -5x, 4y प्लस 7y इज 11y, 6z एंड -7z इज -z और -4 और प्लस 21 तो हो जाएगा ये 17 प्लस का इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से x की वैल्यूज पॉजिटिव बना रखी हुई है, x का कोफिशिएंट, तो वो भी बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x, फिर आएगा -11y और प्लस z हो जाएगा और उसके बाद है -17, तो ये हो जाएगा -17 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपने ऑप्शन आंसर तो देख ही लिया होगा, ऑप्शन ए डायरेक्टली मैच भी कर रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। कुछ इस तरीके से संपन्न बनाना है आपको क्वेश्चंस को, है ना। इतने मुश्किल नहीं होते, बस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है आपने, तो मुझे लगता है क्वेश्चन बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस, ये दो लाइंस गिवन है हमें, आर कोप्लेनर, ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है, देन द प्लेन्स कंटेनिंग दीज टू लाइंस क्या होगा ये बताना है। इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन क्या होगा ये बताना है। अगर दोनों लाइंस कोप्लेनर है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल सा फंडा यूज करेंगे। दोनों लाइंस के अलोंग जो वेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर सजा दो अगर मैं, तो 2k 2 5 2 और k, और दोनों पर जो पॉइंट आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करके भी एक वेक्टर अगर बना लिया जाए तो वो तीनों वेक्टर्स बेसिकली उसी प्लेन में होंगे जो कि ये दोनों लाइंस कंटेन करने वाला प्लेन है। तो तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते हैं तो बॉक्स 0 कर दो। ये इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर मैं, तो 1 -1 करेंगे तो +2 हो जाएगा ये, -1 एंड -1 0 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 0 - 0 इज 0, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ पर। तो फाइनली थर्ड रो के अलॉन्ग ओपन करूंगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला छोटू डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी कि k² -4 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू +-2 आ रही है, k की वैल्यू +-2 आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली इक्वेशन अगर लिखूं प्लेन का, तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेते हैं। तो मान लो ये वाला पॉइंट यूज कर लिया, तो ये लिख दिया, और जो दोनों के अलोंग वेक्टर्स है वो है 2k 2 और है 5 2 और k। इसको ओपन करके हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये हो जाएगा उन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन। फाइनली k की वैल्यू हम लोग ये दोनों पुट करके निकाल लेंगे बारी बारी। तो यहां से आ जाएगा k² -4 मल्टीप्लाइड बाय x -1। उसके बाद फिर आएगा 2k -10, तो माइनस टाइम्स आएगा 2k -10 और इंटू आएगा y +1, और आएगा z में 4 -5k, तो प्लस आएगा 4 -5k टाइम्स z इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, k की वैल्यू एक बार 2 पुट करेंगे। अच्छा, k की वैल्यू चाहे 2 पुट करो चाहे -2 पुट करो, ये तो 0 ही होगा दोनों केसेस में, तो इसको तो डायरेक्टली हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा सिर्फ ये, है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एक बार k की वैल्यू 2 रखते हैं। तो जब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 × 2 4, 4 -10, 4 -10 करेंगे तो -6 हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 6, ठीक है। तो 6 × y +1, और यहाँ पर 4 -10 हो जाएगा ये भी, तो ये -6 हो जाएगा, है ना भाई। k की वैल्यू जब 2 पुट कर रहे हैं तो 5 × 2 10, 4 -10 इज -6, तो यहाँ जाएगा -6 टाइम्स z आ जाएगा और इज इक्वल टू है 0। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली 6 उड़ा देते हैं सीधा सीधा, तो y - z + 1 इज इक्वल टू 0 जो है वो एक रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। अगर हम लोग मैच करें तो y - z + 1 इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। उसके बाद k की वैल्यू जब मैं -2 पुट करूंगा तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे अगर सॉल्व करें, सॉरी, तो
-2 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, -14 हो जाएगा, है ना। -2 इंटू 2 -4 और -10 -14 टाइम्स y+1 आएगा, लेकिन माइनस बाहर है तो +14 आएगा टाइम्स y+1, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 10 10 + 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 टाइम्स z बचेगा, तो प्लस आएगा 14 टाइम्स z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी 14 कॉमन लेके हटा दिया, तो y + z + 1 इज इक्वल टू 0 जो है आपका सेकंड प्लेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में हमें नजर आ रहा है। तो बी और सी जो है हमारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, जो कि आपने ऑलरेडी देख ही लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस टू द प्लेन दिस, द फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स लाई ऑन द लाइन। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ऐसा कोई एक प्लेन है और ऐसी कोई लाइन है, इसके हर एक पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो लाइन आएगी बेसिकली उस लाइन की इक्वेशन निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, एक पॉइंट तो ऐसे आ जाएगा, और एक इन जनरल कोई भी और पॉइंट ले लें अगर इस पे, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ले, तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, और 2 पॉइंट आ गए तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो निकालने की भी जरूरत नहीं, क्यों नहीं है वो बताता हूं मैं तुम्हें। क्योंकि x y-1 z-2, x y-1 z-2, x y-1 z-2, x y-1 z-2, यानी कि जरूर 0, 1, 2 वो पॉइंट है जो कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, इसको आप इक्वल टू लैम्डा ले लो, लैम्डा की टर्म्स में कोई भी पॉइंट इस लाइन पर अज्यूम करो, उसको इसमें सेटिस्फाई करो, लैम्डा निकलेगा, लैम्डा वापस पुट करोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन इतनी मेहनत करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। तो 0, 1, 2 जो है डायरेक्टली हमें पॉइंट दिख रहा है। अब जो एक और पॉइंट है जो कि होगा -2 इस लाइन पर, -2, -1, 0 एक पॉइंट है, जिसका मैं क्या करूंगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूंगा इस प्लेन पर। तो अल्फा +2 डिवाइडेड बाय 1 लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू बीटा +1 डिवाइडेड बाय 1, और इज इक्वल टू गामा -0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 3 -3 बेसिकली -6 हो जाएगा ये, और -1 टाइम्स आएगा -6, एंड डिवाइडेड बाय करेंगे 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, यानी कि 3 हो जाएगा ये। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा बेसिकली। और बस यहाँ से आप निकाल लेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, देखो अल्फा 0 आ गया। बीटा की वैल्यू अगर देखें तो बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और गामा की वैल्यू जब 2 के इक्वल रखेंगे तो गामा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 0, 1, 2 खैर वो पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, बट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ये वो पॉइंट है जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उस पॉइंट का। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा एक गलत मतलब एक बात वही थी कि एक कोई भी पॉइंट तो आएगा उनमें से, ये कंफर्म नहीं था मुझे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा या उस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन गलत हो गया। चलो, तो अभी देखो, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए इस लाइन पर इन जनरल पॉइंट अगर अज्यूम करना है मुझे, तो वो पॉइंट क्या होगा भाई, लैम्डा की टर्म्स में 2 लैम्डा -2 कॉमा -1 कॉमा 3 लैम्डा, ये वो पॉइंट हो जाएगा। इसको इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, यानी कि तीनों का ऐड करके इक्वल टू 2 कर देता हूँ ना सीधा, है ना। तो तीनों का ऐड किया तो 3 + 2 5, -1 करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -3 ऑलरेडी है, यहाँ इक्वल टू 3 कर दो जैसा भी चाहो, इक्वल टू 3 भी तो है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये 6 हो गया, 6/4 यानी कि 3/2। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3/2। लैम्डा की वैल्यू 3/2 अगर यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे वो रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर पुट करूंगा तो 2 लैम्डा बेसिकली 2 लैम्डा 3 हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा ये। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, मतलब एक कोऑर्डिनेट ये हो गया,
-3/2 एंड -1, तो -5/2 हो जाएगा ये, जो कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा, कॉमा 3 लैम्डा अगर देखें तो ये 9/2 हो जाएगा, देखो करेक्ट है, ये हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो पॉइंट तो सब पे सेम है यही वाला, आपको बस डायरेक्शन ही तो चेक करना है। तो डायरेक्शन के लिए इन दोनों को सब माइनस करके डायरेक्शन निकालना है। इस पॉइंट को कौन से 0, 1 और 2 और इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। तो डीआर्स ऑफ लाइन, तो डीआर्स ऑफ लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, 1 - 0 कर देता हूं मैं, कॉमा -5/2 कॉमा -1 करूंगा, तो -5/2 -1 कॉमा 9/2 -2 कर दूंगा, तो 9/2 -2 कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ये तो 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर अगर देखें तो -7/2 आ जाएगा ये, कॉमा और यहाँ अगर देखें तो 5/2 आ जाएगा ये, ठीक है। और अगर मैं डी आर्स को है ना किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 2, -7, 5। जहाँ पर भी ये डी आर्स नज़र आ रहे हैं ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 -7 और 5 जो है डी ऑप्शन में एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, और पॉइंट तो सब पे ही सेम है, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ डी आर सी तो चेक करने थे। तो ये हो जाएगा आपका वो रिक्वायर्ड लाइन, है ना, फिट अप परपेंडिकुलर जो है इस लाइन पर लाई करेंगे सारे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर डी ऑप्शन। आगे ऑल दी बेस्ट है भाई, ठीक है। ये हमारा समाप्त होता है पार्ट 1, और पार्ट 2 के लिए रेडी रहना। कुछ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में भी करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इनको पॉज करके और आराम से सॉल्व करके पहले देखा करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऑल दी बेस्ट फॉर दी जेईई एडवांस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।